हम लोग 2009 का हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 2010 का। तो 2010 में हम लोग हमारा पहला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है 2010 का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो ए में दिया हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है मोरारजी देसाई। क्या है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। उसके बाद सी में है देवगौड़ा। क्या है देवगौड़ा। उसके बाद डी में दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह। क्या है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। डी में है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है ये भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा। तो दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे तो एच.डी. देवगौड़ा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो याद रखिएगा ये दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, दूसरे गैर कांग्रेसी, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी का मतलब क्या हो गया कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, वो किसी और पार्टी से हो। लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये जनता पार्टी से। मोरारजी देसाई का संबंध किस पार्टी से था जनता पार्टी से। किस पार्टी से जनता पार्टी से। और याद रखिएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की ही बनी थी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी जनता पार्टी की। और प्रधानमंत्री कौन बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई केंद्र में प्रधानमंत्री जब बने तो वो कब बने थे तो 1977 में। मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री बने 1977 में। और केंद्र में जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई तो 1977 में। ठीक है। तो मोरारजी देसाई के पास एक और रिकॉर्ड है, कहेगा संसद में सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि संसद में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है तो मोरारजी देसाई। कौन मोरारजी देसाई है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी है ये प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। यहाँ पर लग गया पूर्णतः। तो पूर्णतः कहने का मतलब हो गया ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, लेकिन ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। मोरारजी देसाई की सरकार 2 ही साल में गिर गई। 1977 में बने और 1979 में इनकी सरकार गिर गई। फिर 1979 में बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भी दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये भी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। तो ये प्रथम पूर्णतः तो नहीं थे, ये 2 साल में इनकी सरकार गिर गई। तो प्रथम पूर्णतः यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे सबसे प्रथम तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, फिर भी 5 साल का पूरा कार्यकाल किए। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी पूरा कार्यकाल करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद है एच.डी. देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा याद रखिएगा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। कौन दूसरे दक्षिण भारतीय यानी दक्षिण भारत से ये दूसरे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कहीं दक्षिण भारतीय यानी दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव और दूसरे थे एच.डी. देवगौड़ा।
तो एच.डी. देवगौड़ा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा एच.डी. देवगौड़ा का पूरा नाम है। ये थे दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई की सरकार की, उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये थे दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और अटल बिहारी वाजपेयी से याद रखेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। और जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनसंघ का प्रतिरूप है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, ये किसका प्रतिरूप है? तो भारतीय जनसंघ का। और वो भारतीय जनसंघ वही है जिसकी स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन किए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। उसी का प्रतिरूप है बीजेपी। कौन? बीजेपी। तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, और जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई। एच.डी. देवगौड़ा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। प्रथम गैर कांग्रेसी, सीधे कह रहा है प्रथम गैर कांग्रेसी, तो हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एक का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? यानी सैनिक गठबंधन शीत युद्ध काल में महत्वपूर्ण नाटो, सीटो, सेंटो, बगदाद संधि, वार्सा पैक्ट, ये सब सैनिक संगठन शीत युद्ध काल में बना था। तो इनमें से कौन सोवियत संघ से संबंधित था? तो हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। सबसे पहले ए में दिया है नाटो, क्या है? नाटो। बी में है सीटो, और सी में है वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, और डी में है सेंटो या बगदाद संधि। कहिए बगदाद संधि, क्या है? बगदाद संधि। तो देखिए ये नाटो, तो नाटो किससे संबंधित है? अमेरिका से। अमेरिका के नेतृत्व में बना था। नाटो किसके नेतृत्व में बना था? अमेरिका के नेतृत्व में। सीटो ये भी अमेरिका के नेतृत्व में बना था, अमेरिका के नेतृत्व में। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था, सोवियत संघ। और ये जो बगदाद संधि है ये भी अमेरिका के नेतृत्व में बना था, अमेरिका। तो देखिए नाटो, सीटो, बगदाद संधि ये सब अमेरिका के नेतृत्व में बना था। नाटो, सीटो, बगदाद संधि किसके नेतृत्व में बना था? अमेरिका के नेतृत्व में। केवल एक संधि है वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट, ये सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। सोवियत संघ से संबंधित कौन है? वार्सा पैक्ट। अब इस सब का गठन कब हुआ और कौन भंग हो गया और कौन जीवित है, ये सब जान लीजिए थोड़ा। तो ये जो नाटो देख रहे हैं, नाटो, इसका जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। उसके बाद है सीटो, तो सीटो का जो गठन हुआ था 8 सितंबर 1954। 8 सितंबर 1954 को सीटो का गठन हुआ। वार्सा पैक्ट, तो वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना है। इसका गठन जो हुआ था 14 मई 1955 को। 14 मई 1955 को इसका गठन हुआ था। बगदाद संधि, तो बगदाद संधि का अस्तित्व में है, या बगदाद संधि का हुआ था तो 24 फरवरी, डेट भी याद रखिएगा, कंपटीशन में काम देंगे। 24 फरवरी 1955। आपके इंटर के एग्जाम में केवल वर्ष पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इंटर के एग्जाम में ये याद रखिएगा, और कंपटीशन में जाइएगा तो ये डेट सही याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। 8 सितंबर 1954 को सीटो का स्थापना हुआ। 14 मई 1955 को वार्सा संधि हुई। 24 फरवरी 1955 को बगदाद संधि हुआ। अब देखिए इस सब में जो भी केवल जीवित है ना, जीवित यानी इस सब को भंग कर दिया है, केवल नाटो को छोड़कर। तो इस सब में अभी जीवित कौन है? केवल नाटो है। नाटो अभी भी सक्रिय है, बाकी सब भंग हो गया। तो देखिए ये जो सीटो देख रहे हैं, सीटो कब भंग हो गया था? सीटो भंग हो गया 1977 में। सीटो 1977 में भंग हो गया। ये जो वार्सा पैक्ट है ये 1951 में इसको समाप्त कर दिया, 1991 में समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट को कब समाप्त कर दिया गया? 1991 में, याद रखेगा। और बगदाद संधि, तो सबसे पहले ये जो बगदाद संधि देख रहे हैं ना,
तो बगदाद संधि 24 फरवरी 1955 को हुआ था, लेकिन जब बगदाद संधि से इराक अलग हो गया 1959 में, बगदाद संधि से इराक अलग हो गया 1959 में, तो बगदाद संधि का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सेंटो। क्या कर दिया गया, सेंटो। तो आपसे पूछेगा बगदाद संधि का नाम सेंटो कब कर दिया गया, 1959 में, जब इराक इससे अलग हो गया तब। और 1959 में इसका नाम बदल दिया गया, बगदाद संधि का नाम बदलकर सेंटो कर दिया गया। और तब बगदाद संधि भंग कब हो गया, तो ये भंग हो गया 1979 में। कब, 1979 में। याद रखिएगा सेंटो कब भंग हो गया, 1979 में सेंटो भंग हो गया। तो अब एक बार पूरा सुन लीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। तो सोवियत संघ से संबंधित कौन है, वार्सा पैक्ट। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटो अमेरिका से संबंधित है। नाटो का गठन कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को। याद रखिएगा नाटो अभी जीवित है। नाटो में अभी कितने सदस्य हैं, तो 30 गो। नाटो में कितने सदस्य देश है, 30 गो। उसके बाद सीटो, तो सीटो अमेरिका से संबंधित है। सीटो का गठन 8 सितंबर 1954 को हुआ था और सीटो को भंग कब कर दिया गया, 1977 में भंग कर दिया गया। वार्सा पैक्ट, तो वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ, 14 मई 1955 को। वार्सा पैक्ट कब हुआ, 14 मई 1955 को। वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया 1991 में समाप्त कर दिया गया। बगदाद संधि, बगदाद संधि अमेरिका के नेतृत्व में बना है। ये 24 फरवरी 1955 को बगदाद संधि हुआ था। बगदाद संधि का नाम बदलकर 1959 में सेंटो कर दिया गया, जब इससे इराक अलग हो गया तब। और बगदाद संधि को समाप्त कब कर दिया गया, तो 1979 में समाप्त कर दिया गया। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है। तो ये क्वेश्चन 2009 में भी पढ़ाए थे। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, उदारवाद पर। तो देखिए, तो किस विचारधारा से भूमंडलीकरण टिका है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ए में दिया हुआ है समाजवाद, क्या है, समाजवाद। उसके बाद बी में दिया है अराजकतावाद, अराजकतावाद। सी में दिया है उदारवाद, सी में क्या है, उदारवाद। सी में दिया है उदारवाद। और डी में दिया हुआ है साम्यवाद। डी में क्या है, साम्यवाद। तो क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, उदारवाद पर। किस पर, उदारवाद पर भूमंडलीकरण जो है अभी टिका हुआ है। तो उदारवाद पर भूमंडलीकरण टिका है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना, यही भूमंडलीकरण कहलाता है। और साम्यवाद, तो वर्तमान समय में जो साम्यवादी व्यवस्था वाले देश है वो कितने हैं, 3। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया में साम्यवादी शासन स्थापित है और उदारवाद पर ही भूमंडलीकरण टिका है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उदारवाद पर टिका है भूमंडलीकरण। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारत में विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा। भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा। ऑप्शन ए में दिया है गांधी जी, 4 नंबर क्वेश्चन है। ए में दिया हुआ है गांधी जी, गांधी जी। बी में दिया है नेहरू जी, बी में क्या है, नेहरू जी। उसके बाद सी में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद डी में दिया हुआ है सरदार पटेल, क्या, सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो भारत विविधता में एकता का देश है, ये कौन का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले पीएम एवं पहले विदेश मंत्री थे। गांधी जी, तो महात्मा गांधी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए, तो करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा कौन दिए, महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता का विशेषता बताया। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहे, कर मत दो, कर मत दो का नारा कौन दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए, 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे 5वां प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए हम यार, हमारा 5वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी,
1960 के दशक में। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग ऑप्शन को लिखते हैं 5 नंबर प्रश्न का। ए में दिया हुआ है इंदिरा गांधी। ए में क्या है? इंदिरा गांधी। ए नंबर में दिया है इंदिरा गांधी। बी नंबर ऑप्शन में दे दिया है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन है। उसके बाद सी में दिया है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। देखिए हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ये इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दी। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारा, और देश के पहली महिला प्रधानमंत्री। इससे अच्छा याद रहेगा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। और लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। जय जवान और जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ठीक है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अमर्त्य सेन तो छोड़िए इसको, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई थी। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव यानी सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वो पड़ा था गेहूं पर। और सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था वो दलहन की फसल पर। सबसे कम प्रभाव दलहन की फसल पर और सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर। उसके बाद हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन थे, यानी सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा हरित क्रांति का? तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। कौन? एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। और कहेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री, तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए? लाल बहादुर शास्त्री। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ए में दिया है 1947, बी में दिया है 1945 और सी में दिया है 1950 और डी में दिया है 1952। यहाँ दिया 1950, यहाँ 1952। तो 1947 में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 1945 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? अब ये बताए हैं 2009 के क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन था। तो यूएनओ का जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान लागू। भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव।
प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। तो क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, ये कई बार बता चुके हैं, हिस्ट्री में भी बताए हैं। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रथम आम चुनाव यानी देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। इसी आम चुनाव के तहत ही लोकसभा राज्यसभा का गठन किया गया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? यानी इसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या प्रश्न है? 7वां। ए में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है? ए में है मनमोहन सिंह। ए में है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। बी में क्या है? बी में दिया हुआ है बराक ओबामा। बराक ओबामा। उसके बाद सी में है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस। डी में क्या है? माधव नेपाल। माधव नेपाल। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। याद रखिएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। तो एंटोनियो गुतेरस कहाँ की है? पुर्तगाल की। ये क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस किस देश के है? पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। जहां पर दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। मनमोहन सिंह, तो याद रखेंगे मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे और प्रधानमंत्री बनने से पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। किनके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के। और कभी कभी पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? त्रिगवेली। कौन? त्रिगवेली। त्रिगवेली कहाँ के थी? नॉर्वे के। त्रिगवेली कहाँ के? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली। त्रिगवेली नॉर्वे के। और कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, यानी एशिया महादेश से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले पहले कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट। कौन? यू थांट थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के हैं। 7 का सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 8 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद ए में है, बी में क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद सी में है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। और डी में है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। तो देखिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये जो नर्मदा है क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नदी है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है वो कौन है? सुश्री मेघा पाटेकर। कौन? मेघा पाटेकर, ये महिला थी। सुश्री मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से किनका नाम जुड़ा है? तो मेघा पाटेकर का। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? एक नदी है।
ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, यानी श्वेत क्रांति से। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। और याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। उसके बाद चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। जबकि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता पूछेगा या चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन किए? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन के संस्थापक पूछेगा तो हो जाएगा चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से और वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली गणराज्य से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। और चिपको आंदोलन के संस्थापक चंदी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी थे, और जबकि इसके राष्ट्रीय नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। और संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण दिए संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखिए 9वां प्रश्न कहता है लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। तो लिट्टे आतंकवादी संगठन है या किस देश की है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है श्रीलंका। हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न का। क्या प्रश्न है? 9 ए में दिया है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। बी में दिया हुआ है पाकिस्तान। बी में है पाकिस्तान। और सी में है, याद रखिएगा सी में क्या दिया हुआ है? भारत। भारत। और डी में दिया हुआ है रूस। तो देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन कौन है? लिट्टे। कौन है? लिट्टे। LITTE है। LTTE यही है लिट्टे। तो लिट्टे किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। लिट्टे ये आतंकवादी संगठन है, याद रखिएगा। और भारत का एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम क्या है? उल्फा। उल्फा आतंकवादी संगठन किस देश की है? भारत की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो श्रीलंका लिट्टे आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका से संबंधित है लिट्टे। ठीक है। और उल्फा, उल्फा कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो भारत का। उल्फा कहाँ के है? भारत के। और लिट्टे श्रीलंका के। तो याद रखिएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था 1948 में। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी श्रीलंका की राजधानी है। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर बना था। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर बना था। और पाकिस्तान की जो राजधानी है कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली में। और रूस, तो याद रखिएगा रूस, सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 में। उसके बाद यह रूस कहलाता है। रूस, तो याद रखिएगा रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को में रूस की राजधानी है। तो उल्फा कहाँ की संगठन है? भारत की। तो क्या नंबर क्वेश्चन है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है लिट्टे किस देश के आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका के। 9 का ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? क्वेश्चन है गलत दिया। भारत पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था, ना कि 1971 में। इसमें छाप दिया 1971 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। ठीक से छापा नहीं है, 1974 में होगा। तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? हम लोग ऑप्शन को लिखते हैं। ए में दिया है पोखरण,
ए में क्या है? पोखरण। बी में क्या है? बीकानेर। क्या है? बीकानेर। सी में क्या है? मिर्जापुर। मिर्जापुर। और डी में क्या है? त्रिवेंद्रम। क्या है? त्रिवेंद्रम। देखिए पोखरण। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो क्या कहता है पोखरण? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 18 मई 1974 को किया था। और याद रखिएगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ये भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी थे भारत के पहला परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। कहाँ है? पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिला में। राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में है पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में है कौन? पोखरण। यहीं पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। और पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। पहला परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो क्या था? तो पहला परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। और 10 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 का ए हो जाएगा, पोखरण में किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो ऑप्शन ए में देखिए, ए में दिया है 1967। ए में क्या है? कै नंबर क्वेश्चन है? 11। ए में दिया है 1967, बी में है 1987 और सी में है 1949 और डी में क्या है? तो 1950। तो देखिए 1967, तो 1967 में बताए थे गोलकनाथ मुकदमा कैसा आया था? तो 1967 में क्या हुआ? गोलकनाथ मुकदमा। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो 1967 में। गोलकनाथ मुकदमा 1967 में पंजाब राज्य से। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना। गोवा भारत संघ का राज्य बना। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? तो 1987 में बना। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान अंगीकार हुआ। भारतीय संविधान अंगीकार। भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ? याद रखिएगा भारतीय संविधान अंगीकार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ या अंगीकृत हुआ या बनकर तैयार हुआ। बात एक ही है, बनकर तैयार हुआ कहेगा तब, या अंगीकार हुआ या अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 1950 में क्या हुआ? तो लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? तो 1987 में। यही क्वेश्चन है। 11 का आंसर बी हो जाएगा। गोवा भारत संघ का राज्य बना था 1987 में। और ये गोलकनाथ मुकदमा जो आया था, गोलकनाथ बनाम केस, पंजाब राज्य का फैसला 1967 में आया था। 1967 में। और इसी केस में कहा गया था कि संविधान में संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे। किसमें कहा गया? गोलकनाथ मुकदमा में कहा गया कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे। इस गोलकनाथ में कहा गया। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना था। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? अब ये बताए थे तंका देर पहले। तो 12 नंबर क्वेश्चन ए में दिया है 1948। ए में क्या है? 1948। बी में 1947। 1947। सी में क्या है? 1949
और डी में है 1950। तो क्वेश्चन कहता है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले 1948 में क्या हुआ, तो प्रारूप समिति, यहाँ पर देखिए 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति ने रिपोर्ट 1948 में दिया था, बताते हैं। तो 1947 में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र भी हुआ था। हर एक जगह एक ही चीज नहीं, देखिए यहाँ 1947 से, तो यहाँ पर दूसरा चीज लिख देते हैं। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना जो रिपोर्ट सौंपा था वो कब सौंपा था, तो 1948 से 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को रिपोर्ट दिया था। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रारूप समिति ने रिपोर्ट दिया, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को रिपोर्ट दिया। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को रिपोर्ट दिया। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया, तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दिया। ठीक है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और प्रारूप समिति ने संविधान सभा को जो अपना रिपोर्ट सौंपा था 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। 1949, तो 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था, नाटो का स्थापना, NATO, नाटो का स्थापना। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी है। और नाटो का मुख्यालय वही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। ये भारतीय संविधान लागू हुआ, यहाँ पर भी लिखे हैं, छोड़िए। तो 1950 में क्या हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो क्वेश्चन हमारा कहता है 12 नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो एक सैनिक गठबंधन है जो शीत युद्ध काल में बना, अमेरिका के नेतृत्व में यह बना था। अमेरिका के नेतृत्व में बना यह सैनिक संगठन है। और इसका उद्देश्य क्या था, सामूहिक सुरक्षा। क्या था, सामूहिक सुरक्षा। और वर्तमान समय में नाटो में अभी जो सदस्य देश है वो कितने हैं, 30 है। कितने, 30 है। 4 अप्रैल 1949 को ही नाटो की स्थापना हुई थी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन कहता है नाटो की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, योजना आयोग कौन सा निकाय है। योजना आयोग कौन सा निकाय है, ऑप्शन ए में दिया संवैधानिक निकाय। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सुनिए। योजना आयोग कौन सा निकाय, ऑप्शन ए में दिया संवैधानिक निकाय, बी में गैर संवैधानिक निकाय, और सी में व्यक्तिगत निकाय, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए ए में क्या है, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय। उसके बाद बी में है गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। सी में है व्यक्तिगत निकाय, व्यक्तिगत निकाय, व्यक्तिगत निकाय है। उसके बाद डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो योजना आयोग है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग कैसा निकाय है। तो योजना आयोग है गैर संवैधानिक निकाय, यानी योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में है नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। और याद रखिएगा योजना आयोग का जो गठन हुआ था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी कहा जाता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। तो 1950 में जब गठन हुआ, 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। और योजना आयोग को जो समाप्त कर दिया गया, कब समाप्त कर दिया गया, 2014 में। योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया 2014 में। और 2015 में उसी के जगह पर नीति आयोग का स्थापना हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को, जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया। तब योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग का क्या कार्य था, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। तब 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक आज क्लियर कर लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से।